तन में जो भी खून था वो तो सियासत पी गई, खुदकुशी खटमल करेगा क्या करेगी चांदनी। नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। पूरा देश, जिस तरीके से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पीड़ित है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस वायरस के नाम पर जो बीमारी फैली है उन और उससे पीड़ितों के इलाज के नाम पर या उनको भोजन उपलब्ध कराने के नाम पर भी घोटाला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और मैं जिस मामले की बात कर रहा हूँ वो मामला है मुंबई का, यानी महाराष्ट्र का। भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना पीड़ित अगर कहीं हैं तो महाराष्ट्र में है, सबसे ज़्यादा मरने की तादाद भी महाराष्ट्र में है, लेकिन घोटाले की पहली खबर भी महाराष्ट्र से आ रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। और ये घोटाला मामूली नहीं है, ये भोजन में घोटाला हुआ है जिसका जो क्वांटम बताया गया है, यानी साइज बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इसको लेकर एक शिकायत दर्ज कराई है और उनका ये कहना है कि ये कम से कम 100 करोड़ रुपए का घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ सबूत भी उपलब्ध कराए हैं। कई सारे कैंटीन्स के जो बिल हैं खाने को लेकर, जो कि क्वारंटाइन किए गए लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया था, उसकी उन्होंने कॉपी दी है और इन जो पेपर्स हैं उनके अंदर कई विरोधाभास नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक क्वारंटाइन सेंटर में 1600 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया, 1800 लोगों को नाश्ता कराया गया, जो कि उनका जो साइज़ था उससे कहीं ज़्यादा है। उसके अलावा जो बृहन मुंबई का जो नगर पालिका है उसके अंदर 4 इलाकों में 4 डिफरेंट जो सूचियां हैं उनमें भोजन की कीमत आंकी गई है, यानी कि स्वीकार की गई है। और इसका उन्होंने जो बताया है, पूर्व उपनगर में 172 रुपये का भोजन पड़ रहा है एक आदमी का, तो दादर परिसंपत्ति में ये 372 रुपये है, वहीं पश्चिम उपनगर में ये 350 रुपये है। और अगर बात की जाए थाने के इलाके की तो वहाँ पर 415 रुपये का भोजन एक व्यक्ति का ये बिल बनाया गया है। निश्चित तौर पर एक ही जो निगम है उसके अंदर इस तरीके के चार तरीके के टेंडर कैसे पास हुए और उनको पास करने के बाद क्या जांच हुई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इतने लोग तो वहाँ भोजन नहीं कर रहे थे, लेकिन जो बिल सामने आ रहा है वो बहुत बड़ा है, जो कि सीधे तौर पर एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। और ये भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में जब तबाही आती है सरकारी कर्मचारी जश्न मनाते हैं क्योंकि उन्हें घोटाले करने का मौका मिलता है। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 2013 की जब केदारनाथ की तबाही हुई थी उसमें जब प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह थे, उनके जो उनका कार्यकाल था उसमें तमाम ऐसी बातें सामने आई थी कि जो छोटी छोटी चीज़ें थी, भोजन के जो बिल थे वो 5-5 हज़ार रुपये के लगाए गए थे, होटलों के बिल लगाए गए थे। तो इस तरीके से बहुत बड़ा घोटाला किया गया था। ट्रकों के नाम पर वहां पर मोटरसाइकिलों से या 3 व्हीलर से भी माल की ढुलाई दिखाई गई थी। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की बातें अब पूरे देश में निकल कर आनी है। और इसका एक उदाहरण दिल्ली में देखा जा सकता है, जहां पर केजरीवाल ने दावे किए थे कि वो 10 लाख लोगों को रोजाना भोजन कराते हैं, जबकि लाखों मजदूर दिल्ली से भागने पर मजबूर हुए इसी वजह से कि केजरीवाल की तरफ से उनको न राशन उपलब्ध कराया गया था और ना ही पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया था। लेकिन आप देखते रहिए, कुछ दिनों बाद जब दिल्ली सरकार अपना जो बिल पेश करेगी या अपनी रिपोर्ट पेश करेगी उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए भोजन के नाम पर ये दिखाएंगे, जो कि सीधे तौर पर एक बड़ा घोटाला होगा। क्योंकि अभी जहां जहां दिल्ली में भोजन बांटने जा रहे हैं उन सभी जगहों पर 100 से 150 लोग ही भोजन प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे सेंटरों की दिल्ली में संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से अगर लगाया जाए तो दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को भोजन वितरित नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार अभी तक दावे करती रही है और तमाम ऐसे जो चैनल हैं जो दिल्ली सरकार से बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं वो कभी इस तथ्य की तह तक जाने की कोशिश नहीं करते और ना इसकी जांच करने की कोशिश करते हैं कि क्या दिल्ली सरकार का जो दावा है वो सही है या फिर दिल्ली सरकार एक बड़ा घोटाला करने के लिए अपनी भूमिका बना रही है, पृष्ठभूमि बना रही है। और यही हकीकत है जिसका नमूना बृहन मुंबई के इन बिलों से आया या किरीट सोमैया की उस शिकायत से आया है। और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसका नमूना प्रियंका वाड्रा द्वारा 100 बसें भेजने का नाटक करने के साथ भी देखने को मिला। और कुछ लोगों ने तो कुंभ मेले में खड़ी हुई बसों को भी उन बसों की कतार में दिखा दिया था। लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेस के मुंह पर एक और कालिक पोतने का काम किया है एक नई खबर ने, और वो खबर ये है कि राजस्थान के कोटा में जब
यूपी के बहुत सारे छात्र फंसे हुए थे और बसें कम पड़ रही थी, तो योगी सरकार ने राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट की थी और उनसे 70 बसें मांगी थी। 70 बसें उन्हें मिली थी, जिसके लिए अब राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 30 लाख रुपए का बिल भेज दिया है। यानी कि जो फ्री बसों का ड्रामा था वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। ये फ्री बसें नहीं दे रहे थे, छात्रों के लिए भेजी गई बसों के भी वो पैसे चार्ज कर रहे हैं और उसका बिल वो सरकार को भेज चुके हैं। तो ये है कांग्रेस की नीति कि ये आपदा में फंसे हुए लोगों के साथ भी घोटाले करने से बाज नहीं आती है, उनकी भावनाओं से खेलने से बाज नहीं आती है, और जहां भी पैसा बनाने का मौका मिलता है कांग्रेस कभी भी उसमें पीछे नहीं रहती है। अब इसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र से जो लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं उनसे एक बड़ा संकट पैदा हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, भारत की जनसंख्या का लगभग 5वां से लेकर 6वां तक हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मामले थे वो बहुत ज़्यादा कम थे कंपेरेटिवली अदर स्टेट्स के, और जितनी बड़ी आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में उन मामलों के अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है, उसके अलावा वो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा डराने वाली भी है। उत्तर प्रदेश में जो भी लोग महाराष्ट्र से लौट कर आए हैं उनकी वजह से पॉजिटिव जो मामले हैं कोरोना वायरस से पॉजिटिव वो बढ़ते जा रहे हैं, और कई जिलों में तो ऐसा देखा जा रहा है कि जितने भी पॉजिटिव पाए जाते हैं वो सब के सब महाराष्ट्र से आए हुए लोग ही निकलते हैं। यानी कि सीधे तौर पर महाराष्ट्र से जिन लोगों को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है उनकी सही तरीके से जांच नहीं हो रही है, और उनमें कोरोना के मरीजों को भी जानबूझकर उत्तर प्रदेश या दूसरे प्रदेशों में रवाना किया जा रहा है। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी एक बार बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पंजाब में जो तीर्थयात्री वापस भेजे गए थे महाराष्ट्र से उनकी पूरी तरह से जाँच नहीं हुई थी और उनमें से ज़्यादातर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार अपने यहाँ कोरोना पॉजिटिव मामलों को दबाने के लिए, उनको कम दिखाने के लिए जो कोरोना के बीमार हैं उन लोगों को भी अपने राज्य से रवाना कर रही है, और इस तरीके से वो सैकड़ों ही नहीं हजारों लाखों लोगों की जिंदगी के साथ भी खेलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब तक एक कोरोना मरीज की पहचान हो पाती है, उसको अस्पताल ले जाया जाता है, तब तक वो कम से कम 300 से 400 लोगों को संक्रमित कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है बाकी के लोगों के लिए, बाकी के समाज के लिए। और राज्य सरकार अगर ऐसा अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने यहाँ मामलों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए करती है, तो निश्चित तौर पर इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी बतरसना की जाए उतना ही कम है। लेकिन ये कांग्रेस के साथ बनी हुई शिवसेना की सरकार इस बात को नहीं समझ रही है और इस पर भी ये कड़ी राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से पीएम केयर फंड को लेकर इन्होंने सवाल उठाए थे और उसके बाद ये कहने की कोशिश की गई थी जो कोरोना पॉजिटिव मामले बाहर आ रहे हैं उनके ज़्यादा टेस्ट होने चाहिए, राहुल गांधी की तरफ से दावे किए गए थे। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं या कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं, वहाँ पर जिस तरीके से कोरोना के मरीजों के साथ व्यवहार हो रहा है, उनके साथ एक तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है, या उनके नाम पर जो घोटाले हो रहे हैं, उनके नाम पर जो खरीद फरोख्त में घोटाले हो रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि ऐसे स्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति घोटाला करने की भी सोचेगा। लेकिन चूंकि कांग्रेस की जो प्रवृत्ति रही है, जो संस्कृति रही है, वो हमेशा घोटालों से उसका चोली दामन का साथ रहा है, और इसके सबूत अब महाराष्ट्र से आ चुके हैं, राजस्थान से भी ऐसे सबूत अब जल्द ही आ जाएंगे। उसके अलावा जिस तरीके से केजरीवाल सरकार के ऊपर भी अब एक खतरा मंडरा रहा है कि वो भी इस तरीके के घोटालों में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में राशन बांटने के नाम पर घपला चल रहा है, लोगों से ये कह दिया गया है कि सभी को ई राशन कार्ड का जो कूपन मिलेगा उससे भोजन और राशन सामग्री मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो कहा गया था कि राशन सामग्री महीने में 2 बार बांटी जाएगी और यानी कि पूरी लॉकडाउन की अवधि में कई बार बांट दी जाएगी, वो भी नहीं हुआ है। कई सारे ऐसे इलाके हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक बार भी अभी तक दिल्ली में राशन सामग्री नहीं मिली है।
तो ये जो लोग हैं, जो खून पिपासु लोग हैं, ये खटमल से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में एक शेर पढ़ा था कि तन में जो भी खून था वो तो सियासत पी गई, खुदकुशी खटमल करेगा क्या करेगी चांदनी। यानी कि खटमल तब भी उस व्यक्ति का खून चूसता है जिसके शरीर पर लगा रहता है और एक सीमा के बाद चूसना छोड़ देता है। लेकिन ये जो राजनीति के खटमल हैं, राजनीति के परजीवी हैं, ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। कोरोना के कई मरीजों की खबरें दिल्ली से आती रही हैं कि जब मरीज मर भी जाता है तो उसको उठाने वाला कोई नहीं होता, उसके घर वालों को क्वारंटाइन करने वाला कोई नहीं होता। केजरीवाल खुद छुप कर बैठे हुए हैं। उसी तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की स्थिति है। और अगर देखा जाए तो पूरे देश में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले हैं, लेकिन चूंकि दिल्ली की साइज थोड़ा सा है, जनसंख्या कम है, और वैसी स्थिति में भी 11,000 मामले दिल्ली में होना निश्चित तौर पर एक बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरीके से क्वारंटाइन का जो पीरियड खत्म हुआ है, लॉकडाउन का चौथा पीरियड जब शुरू हुआ तो उसके बाद दिल्ली में रोजाना 500 से ज़्यादा मामले नए निकल कर आ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि केजरीवाल ने जो छूट दे रखी है या केजरीवाल सरकार की जो ढिलाई है वो निश्चित तौर पर दिल्ली वालों के ऊपर बहुत बड़ी तबाही लेकर आने वाली है। और उसका परिणाम दिल्ली वालों को भुगतना पड़ेगा, उन सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने केजरीवाल को वोट दिया भी है या नहीं भी दिया है। क्योंकि जब महामारी फैलती है तो वो किसी को देखती नहीं है, किसी को बख्शती नहीं है, वो मानवता के दुश्मन के तौर पर अपना कहर बरपाती है। और केजरीवाल जैसे लोग उस कहर के बाद आंसू बहाने का ड्रामा करते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन सही नीतियां अपनाकर ऐसी संकटों से उबरने की कोशिश नहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।